हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे साम्यावस्था क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है। तो उसका आज लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है बेसिक चीजें कवर कर ली थी। साम्यावस्था से जितनी भी बेसिक चीजें हो सकती थी, जितनी भी गहराई से हो सकता था, वो सब क्लियर करवा दिया था। उम्मीद है कि आपने वीडियो भी देख ली होगी और आपको पसंद भी आया होगा। इसके बाद हमने जो है लेक्चर नंबर 2 में क्या किया, अलग अलग केसेस देखे। 3 केसेस थे वहां पर कि एक बारी क्या हो रहा था, उत्पाद ज्यादा बन रहा था, यानी कि एक बारी अग्र दिशा में अभिक्रिया चल रही थी, एक बारी पश्च दिशा में अभिक्रिया चल रही थी, और एक लास्ट केस ऐसा था जिसमें क्या हो रहा था, बोथ डायरेक्शन में चल रही थी, दोनों दिशाओं में क्या हो रही थी, अभिक्रिया चल रही थी। तो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर साम्य अवस्था कौन सी अवस्था के लिए, भौतिक प्रक्रमों के लिए साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम एट फिजिकल स्टेट। तो भौतिक हेडिंग डालो, भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो हेडिंग डाल लो बच्चों। तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि कोई भी द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, मेनली 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो कहने का मतलब हमने क्या करना है, उन्हीं तीनों अवस्थाओं में क्या देखना है, साम्य अवस्था का अध्ययन करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था होती है वो 3 टाइप से होती है। कितने टाइप से बच्चों, 3 टाइप से। पहला होता है आपका ठोस, द्रव, साम्य। दूसरा होता है बच्चों द्रव, गैस, साम्य। और लास्ट होता है बच्चों ठोस से गैस, साम्य। तो ये 3 टाइप की साम्य अवस्थाएं पढ़नी हमने, ठीक है। भौतिक प्रक्रमों में हम साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं, तो कहने मतलब यहां पर क्या होगा, ठोस है, ये कहां जाएगा, द्रव में, ये द्रव वापस से क्या होगा, गैस में, सॉरी कहां जाएगा, वापस से ठोस में। तो उदाहरण के लिए जैसे क्या है, बर्फ है, बर्फ से कहां जाएगा, पानी, और पानी से क्या बन सकता है, बर्फ। दूसरा केस क्या हो सकता है, द्रव से कहां, गैस में, और गैस से द्रव में। उदाहरण क्या हो गया, पानी है आपका, ठीक है, और पानी से कहां जाएगा, गैस में जाएगा, यानी कि वाष्प बनेगा, वो वाष्प, इस तरीके से। तीसरा क्या हो सकता है, ठोस से गैस, गैस से ठोस। उदाहरण के लिए क्या हो गया, नेफ्थलीन, कपूर की गोलियां, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, ठोस से गैस और गैस से द्रव अवस्था में, गैस से सॉरी कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो यहां पर जो है इस प्रकार से हमने क्या है, इन तीनों भौतिक साम्य अवस्था को पढ़ना है। तो अब एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। इसके बाद पहले टाइप के भौतिक साम्य को हम यहां पर पढ़ते हैं, किस प्रकार से जो है यहां पर होता है। तो पहला टाइप कौन सा था, ठोस, द्रव, साम्य, ठोस, द्रव, साम्य। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर समझते हैं, ठोस, द्रव, साम्य। सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, बॉक्स है, ठीक है। कैसा बॉक्स है, बंद, बंद बॉक्स। और इस बंद बॉक्स में क्या कर रखा हमने, आइस के टुकड़े डाल रखे हैं। क्या कर रखे हैं, आइस के
टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, ये है जी बंद बॉक्स है। तो बर्फ के देखिए आपके बर्फ के टुकड़े है ना, गर्मी आजकल ऐसे बहुत है, तो बर्फ के टुकड़े डाल देंगे यहां से। अभी क्या होगा, बर्फ के टुकड़े डाल रहे हमने, जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, ये जो आइस है धीरे 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 क्या है, पिघलना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना शुरू करेगी। तो कुछ आइस के पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, यानी कि द्रव अवस्था में। तो यहां पर हमारी आइस जो थी वो किस में चेंज हो चुकी है, लिक्विड स्टेट में आ चुकी है। कुछ बर्फ के टुकड़े क्या होंगे, पिघल करके पानी में चेंज हो चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहां पर आपको जो है कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो आपका क्या है, रिएक्टेंट क्या है, बर्फ, कहां जा रहे हो, द्रव, ये है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि साम्य अवस्था में आ चुका है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है आपकी क्या है, अब आइस ना तो किसमें चेंज हो रही है, द्रव में, नहीं द्रव, द्रव, ऐसा प्रतीत होता है। हमें क्या लगता है कि यहां पर क्या है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फिक्स हो गया। अभिक्रिया क्या है, रुकी हुई सी लगती है, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, साम्य अवस्था प्राप्त होगी हमें। और साम्य अवस्था पर आपको भली भांति आपको पता है कि यहां पर क्या हो चुका है, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर हो चुकी है पश्च अभिक्रिया की दर की, और साथ ही क्या हो गया, अभिकारक की मात्रा तथा उत्पाद की मात्रा जो क्या है वो फिक्स हो चुकी है, नियत हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या हो गया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, निश्चित दाब पर, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। यहां पर क्या हो चुका है, बर्फ और द्रव के बीच में साम्य स्थापित हो चुका है। तो कहने का मतलब यहां पर नंबर 1 जो पॉइंट है कि यहां पर क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा द्रव्यमान में। आप खुद बताओ ना, कुछ चेंज आएगा। चेंज कब आएगा, जब मैं यहां से कुछ पीसेस के बाहर निकालूंगा। इसीलिए मैंने कैसा बॉक्स ले रखा है, यहां पर बंद बॉक्स ले रखा है, बंद तंत्र ले रखा है, या फिर लिख लो यहां पर तंत्र। बंद तंत्र लेने का यही उद्देश्य है कि ताकि यहां पर पता चल रहा है कि यहां से क्या ये आइस मेल्ट हुई, और मेल्ट होते होते क्या वेपर में चेंज होगी। तो वेपर में चेंज होगी तो क्या है, अगर हम खुली चीज रखेंगे, खुला बर्तन रखेंगे तो वेपर में जाएगी ना। पहले किसमें, बर्फ में, बर्फ से कहां जाएगा, द्रव में, और द्रव से क्या होगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो वेपर में जाएगा तो वेपर में क्या होगा, वो उसका द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहां पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, किसमें, द्रव्यमान में। नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर, यानी कि बर्फ तथा पानी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। नंबर 1 पॉइंट। साम्यावस्था पर क्या होता है, फिक्स हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या, हमें दूर से ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया क्या है, रुक सी गई है, अभिक्रिया रुकी हुई सी प्रतीत होती है। लेकिन 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 जब हम क्या करते हैं, आणविक स्तर पर देखते हैं, तो वहां पर क्या, अभिक्रिया रुकी हुई सी नहीं लगती है। साम्य अवस्था पर क्या होता है, सपोज दैट ये क्या है, अलग करने वाली लेयर है। साम्य अवस्था पर क्या होता है, सपोज दैट ये क्या कर रही है, पानी को किस बर्फ से अलग कर दिया है। नीचे क्या हमारा, ये पानी है, इधर क्या है, ये आइस है, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक। तो यहां से क्या हो रहा होगा, जितने पार्टिकल, ये क्या है, साम्य अवस्था की स्टेट है, ये साम्य अवस्था, जितने पार्टिकल बर्फ के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, द्रव अवस्था में चेंज हो रहे हैं। यदि यहां पर एक पार्टिकल क्या आ रहा है, ये नया वाला, ये किस में चेंज हो रहा है, द्रव में। तो यहां से जो आपका पुराना पार्टिकल है, किसका, पानी का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस। ये क्या है, पुराने पार्टिकल क्या हो चुके हैं, रिक्रिस्टलन हो चुका है उनका, पुनः क्रिस्टलित हो चुका है। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो पानी में, जो पानी में कन्वर्ट आइस थी आपकी,
आइस में, पुराना वाला पार्टिकल। लेकिन जो आपका यहां से क्या है, ये नया पार्टिकल जो किसका, बर्फ का, कन्वर्ट किस में हुआ है, पानी में कन्वर्ट हुआ है। तो जितने कण बर्फ के पानी में कन्वर्ट होंगे उतने ही पुराने कण किसके, पानी के किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, बर्फ में। तो अगर यहां पर कहने का मतलब क्या है, बर्फ द्वारा पानी में बदले कण बराबर किसके होंगे, पानी द्वारा बर्फ में बदले कण की संख्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने कण किसमें चेंज हो रहे हैं, यहां पर पानी में आ रहे हैं, उतने ही पुराने कण कहां जा रहे हैं, बर्फ में जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हो गया, बैलेंस आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर ऐसा नहीं कि अभिक्रिया रुकी हुई सी, अभिक्रिया रुकी हुई सी नहीं है। जब हम आणविक स्तर पर देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, बर्फ जो है किसमें चेंज हो रही है, पानी में चेंज हो रही है। और उसी क्षण जो पानी का पुराना कण था वो वापस से किसमें जा रहा है, बर्फ में जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, साम्य अवस्था आ चुकी है। तो खुद बताओ आप, यहां से ये बर्फ का पार्टिकल आया, इसने पानी बनाया, पुराने पानी में क्या किया, वापस से बर्फ बनाई। तो क्या कुछ कंसंट्रेशन में चेंज होगा, उतना ही तो रहेगा। यदि यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर कितने पार्टिकल है, 50 पार्टिकल है, और यहां पर भी बर्फ के जो है 50 पार्टिकल है, और लिक्विड के कितने, 50 पार्टिकल है। एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पानी में, उसी मात्रा में। यानी कि एक पार्टिकल पुराना जो पानी का होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। तो वहां पर क्या है, बैलेंस है। तो इसको बोला जाता है यहां पर ठोस द्रव साम्यावस्था। इतना क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि बर्फ और पानी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि अभिक्रिया की रुकी हुई सी प्रतीत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किस पर देख रहे हैं, आणविक स्तर पर देखते हैं, आणविक स्तर पर अभिक्रिया गतिक अवस्था में है, गतिक अवस्था में है। साम्य अवस्था के लिए क्या क्या कंडीशन बोली मैंने यहां पर क्या, एक वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कहने का मतलब क्या है, निश्चित दाब पर, निश्चित दाब क्या है, एक वायुमंडलीय, निश्चित दाब पर, नोट कर लिया होगा बच्चों, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। तो यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा, निश्चित दाब पर, फिक्स दाब पर, यानी कि नियत दाब पर किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव दोनों प्रावस्था एक साथ अस्तित्व में रहती है, यानी कि एक साथ हो, वहां पर एक साथ अस्तित्व में होती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बच्चों, जब हमें क्या दोनों अवस्थाएं प्राप्त होंगी, ऐसा तापमान जिस पर के ठोस अवस्था भी प्राप्त हो और द्रव अवस्था भी प्राप्त हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उस द्रव्य का क्या बोला जाता है, गलनांक, अथवा क्या बोला जाएगा, हिमांक। सामान्य गलनांक और हिमांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हमें क्या है, बर्फ और पानी दोनों प्रावस्था जिस तापमान पर प्राप्त होती है, और किस तापमान पर प्राप्त होगी हमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, ये बर्फ है, बर्फ पिघलती कौन से तापमान पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वापस जाओगे, क्या करना है, जमाना है पानी को, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा,
उस पदार्थ का सामान्य गलनांक अथवा हिमांक कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा बच्चों। तो जब क्या होगा, आपका ठोस अवस्था से क्या है, द्रव अवस्था में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य का गलनांक बोला जाता है। और जब क्या आपका द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कोई चीज परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने, जब क्या होता है ठोस से द्रव में, इसको क्या बोला जाता है, गलनांक। और जब द्रव से ठोस में, तो इसको क्या बोला जाता है, हिमांक। तो इतना नोट कर लो बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यहां पर दूसरे स्टेट की, कौन सा, द्रव तथा गैस साम्य। इतने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर बर्फ के टुकड़े रखे हैं, यहाँ पर वो बर्फ जो है किसमें चेंज हो गई है, कुछ बर्फ के पार्टिकल चेंज हो चुके हैं किसमें, पानी में। तब जाके जो है बिल्कुल दिमाग में यही तस्वीर चलनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। उसी क्षण जो है तब क्या होगा, जब साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ से जो यहाँ पर बर्फ का पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पानी में। उसी क्षण क्या हो रहा है, पुराना पानी का पार्टिकल किसमें जा रहा है, बर्फ में। तो साम्यावस्था तो गई, नोट हो गया होगा। इसके बाद यहां पर बात करते हैं बच्चों दूसरा, द्रव गैस साम्य। द्रव गैस साम्य। तो जो एक चीज है यहां पर वो क्या है, द्रव से जब किसमें जाओगे, गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन। और जब गैस से किसमें आओगे, द्रव में आओगे, तो इसको क्या बोलेंगे, संघनन, ये बोलते हैं। सपोज दैट के पानी है, पानी किसमें जाएगा, गैस में। और वापस से जब उस गैस को ठंडा करोगे तो किसमें आएगा, पानी में आएगा। पानी से गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन, और गैस से वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो यही उदाहरण लेके हमने समझना है इसको। यहां पर जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में साइंटिस्ट द्वारा किया गया, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या किया गया, एक बंद पात्र लिया गया और इस बंद पात्र में क्या किया, बैरोमीटर जोड़ा इस तरीके से। ये क्या है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर दाब मापी यार, क्या आपका बैरोमीटर, क्या है, बैरोमीटर है। और इस बैरोमीटर में क्या होता है, ये मरकरी भरी होती है यहां पर। ये क्या है, Hg है, मरकरी ये। और इधर क्या होता है, स्केल होता है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या हमने जो है चाइना डिश ली इस तरीके से, चाइना डिश बोल लो या वाच ग्लास लिया, कटोरी क्या लिया, लो कटोरी। तो जब हमने यहां पर कटोरी ली तो इस कटोरी में क्या रखा हमने, CaCl2, क्या रखा, CaCl2। CaCl2 क्या होता है बच्चों, ये जो है वेपर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत अच्छा क्या होता है, वेपर एब्जॉर्बर होता है, यानी कि वाष्प या फिर द्रव को अवशोषित करने वाला है। क्या करता है, वाष्प तथा द्रव को अवशोषित करता है। CaCl2 है, एनहाइड्रस कैसा है, निर्जल, CaCl2 क्या है, ये निर्जल CaCl2 है, ठीक है। तो जो ये निर्जल CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है,
ये क्या कर लेगा, जो भी यहाँ पर वेपर या फिर जो भी क्या होंगे द्रव के पार्टिकल होंगे उनको अपने पास क्या कर लेगा, सोख लेगा। और कौन सी स्टेट में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जी। चलो ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब आपने इसको बैरोमीटर पर फिट किया तो ये जो अब क्या होगा, इसके पास क्या आ चुका है, द्रव आ चुका है। तो अगला जो आगे जो यहां पर कंडीशन होगी ये होगा, ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, यहां वेपर। इस तरीके से जो हमने क्या किया, बैरोमीटर यहां पर फिक्स किया था, इस तरीके से किया था। तो यहां पर जो आपकी वेपर होगी, इतना क्या था, इसका मरकरी का लेवल था यहां तक। तो यहां पर क्या होगा, मरकरी के लेवल में क्या होनी शुरू हो जाएगी, वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर जो वाष्प बनी है, उस वाष्प ने क्या किया, यहां पर दाब आरोपित किया है, दाब लगाया है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि दाब लगाया है, बैरोमीटर में क्या होगा, जो मरकरी का स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके कारण, जो यहां पर वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या है, मरकरी के लेवल में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। कहने का मतलब यहां पर जो है, यहां जो है ये किस में चेंज हुआ, वेपर में चेंज होगा, इस तरीके से, ठीक है, वेपर में चेंज हुआ। ये वेपर क्या करेगी, यहां से, वेपर मतलब गैस, तो गैस क्या करेगी, यहां से दाब लगाएगी, दाब लगाएगी तो इसके लेवल को क्या कर देगी, ये बढ़ा देगी। और यहां पर क्या है, ये मरकरी Hg स्तर में क्या होगी, यहां पर वृद्धि होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे वहां पर Hg के लेवल में क्या कोई वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या हो गया, कोई वृद्धि नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, कोई वृद्धि ना होने का मतलब होता है कि यहां पर क्या हो चुका है, साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो चुकी है। साम्य अवस्था प्राप्त होने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा है वो फिक्स हो गई। अग्र अभिक्रिया की दर क्या हो गई है, पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई। चलो ठीक है। तो यहां पर कुछ टाइम बाद लिख लेते हैं इसको, कुछ समय बाद मरकरी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। जिसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया क्या हो गई है, रुक सी गई है। अर्थात अभिक्रिया रुकी हुई सी प्रतीत होने लगती है। चलो जी ठीक है जी, रुकी हुई सी प्रतीत होने लगती है। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, रुकी हुई प्रतीत होने लगती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आणविक स्तर पर देखते हैं, आणविक स्तर पर क्या होगा, सपोज दैट ये क्या हमारा ये अलग करने वाला पार्टीशन है। यहां पर इधर क्या आपकी ये जो आपने क्या भर रखा है उसमें, यहां पर क्या है, ये लिक्विड स्टेट के पार्टिकल है इस तरीके से। ये किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहे हैं। ये क्या है, वेपर यानी कि गैस, और ये क्या है, द्रव। जब हम आणविक स्तर पर देखते हैं, जब हमने ऐसे देखा तो हमें क्या मरकरी के लेवल में कोई वृद्धि नहीं दिखी और हम क्या सोचने लग जाते हैं कि अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल रुक गई है, वहां पर थम हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर वही कहानी है। ये क्या है, साम्य बिंदु है, साम्य अवस्था यहां पर प्राप्त हो चुकी है, साम्य अवस्था आ चुकी है। तो यहां से क्या है, एक पार्टिकल, सपोज दैट ये वाला पार्टिकल जो है ये किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। ये किस में गया, यहां पर वाष्प में। कौन सा वाला, ये वाला तरफ। उसी क्षण क्या हो जाएगा, जो पुराना वेपर है, सपोज दैट जैसे ये पुराना वेपर क्या कर लेगा, यहां पर द्रव में चेंज हो जाएगा। सपोज दैट यहां पर क्या 20 पानी के कण है, उनमें से एक पानी का कण किस में जा रहा है, वाष्प में जा रहा है। तो यहां पर क्या है, एक पुराना जो वाष्प का कण है वो वापस से किस में आ रहा है, पानी में जा रहा है। तो इसका मतलब अभिकारक की जो मात्रा है और जो उत्पाद की मात्रा है वो क्या हो चुकी है, यहां पर नियत हो चुकी है।
तो जब हम आणविक स्तर पर बात करते हैं, आणविक स्तर पर, तो यहां पर क्या होता है, आणविक स्तर पर क्या होता है, द्रव से वाष्प में परिवर्तित कणों की संख्या बराबर हो जाती है किसके, वाष्प से द्रव में बदलने वाले कणों की संख्या के। और हम क्या सोचते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि Hg जो है बिल्कुल वहां पर के मरकरी के लेवल में आगे कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, अभिक्रिया रुक सी गई है। अभिक्रिया रुक सी नहीं गई, वहां पर अभिक्रिया क्या है, आणविक स्तर पर जब देखा जाता है तो वहां पर क्या है, जितना द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है उतना ही पुरानी वाष्प किस में परिवर्तित होगी, द्रव में परिवर्तित होगी। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। क्या था, Hg। तो यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, साम्य अवस्था तथा नियत ताप पर नियत ताप पर वाष्प द्वारा गैस द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब अथवा साम्य वाष्प दाब। क्या बोलते हैं बच्चों, साम्य अवस्था पर तथा नियत ताप पर वाष्प या गैस द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको क्या बोला जाता है, वाष्प दाब अथवा साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाष्प कौन सी उस पर लगा रहा है, दाब साम्य अवस्था पर लगा रहा है। इसको भी नोट कर लो। इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मिटाओ जी इस वाले हिस्से को। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन ताप पर। इस ताप पर क्या होता है, जो द्रव का वाष्प दाब है, द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। और कितना होता है, एक। जब वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको बोला जाता है बच्चों उस द्रव का क्वथनांक। क्या बोला जाता है बच्चों, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे यहां पर द्रव के लिए, तो द्रव का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि इस तापमान पर क्या हो रहा है, उस द्रव पानी का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। हम क्या कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, खौलना शुरू हो चुका है, उबलना शुरू कर दिया है उसने। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वथनांक बोला जाएगा। या फिर दूसरी भाषा में कहूं, वह ताप, क्या बोल रहा हूं मैं, वह ताप जिस पर हमें क्या प्राप्त होती है, द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो दूसरी क्या हो सकती है कि साम्य अवस्था पर जिस नियत ताप, नियति होगा ना वो, जिस नियत ताप पर हमें द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं प्राप्त होती है, क्या बोला जाता है उसको, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी नोट कर लो।
तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि वायुमंडलीय दाब इंक्रीज होता है तो क्वथनांक भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। और अलग अलग द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न द्रवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। और मेन पॉइंट क्या है कि जो ये प्रोसेस करनी है वो कौन से निकाय में करनी है, बंद तंत्र का यूज करना है, जैसे मैंने किया है यहां पर। तो ये क्या हो गया हमारा, द्रव गैस साम्य। तो इतनी सब चीजें इसमें। मेन पॉइंट क्या निकल के आया यहां पर, क्वथनांक, कि वह तापमान जिस पर क्या है द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या फिर वह तापमान जिस पर साम्य अवस्था पर हमें क्या द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं प्राप्त होती है, उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना नोट कर लो। इसके बाद लास्ट डिस्कस करेंगे ठोस गैस साम्य। इसके बाद अंतिम जो हमारा साम्य है भौतिक प्रक्रम का नंबर 3, उसकी बात करते हैं बच्चों। ठोस गैस साम्य। ठोस गैस साम्य कहने का मतलब ठोस से गैस में और गैस से ठोस में। जब कोई पदार्थ जो है सीधे ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था में, बिना द्रव में बदले हुए, तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से डायरेक्टली कहां आ जाता है, ठोस अवस्था में, तो उसको बोला जाता है निक्षेपण। क्या बोला जाता है, निक्षेपण। उदाहरण के लिए मैंने क्या दिया आपको, मैंने क्या बोला, नेफ्थलीन होता है, जिसको तुम कपूर बोलते हो, कपूर। तो आप देखते होंगे कपूर की गोलियां आपने क्या है कभी कपड़ों के अंदर रखी होगी, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, वो गायब सी हो जाती है वहां से। ऐसा भी नहीं कि वहां पर कुछ गीला हुआ हो, वो कैसे थे, गैसीय स्टेट में चली गई। तो उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। और जब वो गैस से हम क्या प्राप्त करेंगे, ठोस, तो उसको बोलेंगे निक्षेपण। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने सपोज दैट हमारे पास क्या I2 है, ये लिया, क्या लिया, I2 लिया, आयोडीन। और ये भी क्या करते हैं, हमने ऊपर से किसी प्लेट से ढक दिया। अभी तक आप देख रहे होंगे सब में क्या कर रहे हैं, हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा यहाँ पर तंत्र हम ले रहे हैं, उसको क्या करना है, बंद तंत्र ले रहे हैं, खुला नहीं रख रहे। यहां पर क्या किया हमने, आयोडीन, ये सॉलिड स्टेट में, ये क्या है, I2 सॉलिड स्टेट। ये I2 सीधे जो है किस में चेंज हो गया, यहां पर गैसियस स्टेट, फ्यूम्स में चेंज हो जाएगा, यहां पर गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या देखने को प्रतीत होगा कि बैंगनी कलर, बैंगनी, वायलेट या फिर पर्पल रंग प्राप्त होगा। और कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, जो पर्पल कलर है, जो बैंगनी कलर है, वो क्या है, और अधिक गाढ़ा नहीं हो रहा है। यानी कि यहां पर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, और अधिक गाढ़ापन रंग में नहीं दिखेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या है, साम्य अवस्था आ चुकी है। कौन सी अवस्था प्राप्त हो गई है, साम्य अवस्था। कि जितना आयोडीन किस में चेंज हो रहा होगा, वेपर में जा रहा होगा, उतना ही पुराना आयोडीन कहां आ रहा होगा, सॉलिड स्टेट में आ रहा होगा। तो जिसका मतलब क्या है, यहां पर साम्य अवस्था प्राप्त हो चुकी होगी। I2 सॉलिड से कहां, I2 गैस में। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के जो भौतिक प्रक्रम में हमने क्या देखा, साम्य अवस्था देखा। तो इस प्रकार से होता है। यहां पर क्या, ये लास्ट वाला था जो ठोस से कहां गए, हम सीधे बिना द्रव में चेंज हुए कहां गए, गैस में गए, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, सब्लिमेशन। और गैस से जब हम ठोस में आएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको निक्षेपण बोलेंगे।
यहां पर हमें पता कैसे चल रहा है कि हमें साम्यावस्था प्राप्त हो गया। प्रैक्टिकल किया तो वहां पर आयोडीन सॉलिड लिया। वहां पर क्या है, पहले तो क्या होगा, वहां पर हमें फ्यूम्स धुआं प्राप्त होगा, बैंगनी रंग का धुआं मतलब कुछ गैसेस टाइप में प्राप्त होगी। तो फ्यूम्स प्राप्त होंगी, धीरे धीरे वो क्या डार्क होती जाएंगी, गाढ़े बैंगनी कलर के हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम क्या हो जाएगा, वो जो गाढ़ापन है रंग का वो रुक जाएगा। तो रुकने का मतलब क्या है, वहां पर साम्यावस्था आ गई है। और साम्यावस्था आ गई मतलब क्या है कि जितने पार्टिकल आपके क्या है आयोडीन सॉलिड, आयोडीन ठोस अवस्था के किस में जा रहे हैं, गैसेस स्टेट में जा रहे हैं, उतने ही पुराने जो गैसेस स्टेट में थे वो वापस कहां लौट रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रकार से ये सब था आपका। एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ एक एक दो दो लाइनों में समझाया गया है। तो ये सब आपके पास है, कहीं पर भी दिक्कत होती है तो मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही है। आप लोग बोलते हो कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस है, तो लंबी लंबी वीडियोस ऐसा है बुक्स में तो एक लाइन में खत्म कर रखा है उसको, तो समझाना तो है ना। तो अब एक लाइन की है वो तो फिर बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, अगर लंबा नहीं देखना है, समझाना है, पूरा अच्छे समझना है, तो वहां पर क्या आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।